नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। रांची के प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक चल रही है। पहले दिन हारे हुए प्रत्याशी और विधानसभा प्रभारियों के साथ चर्चा की गई और हार के क्या कारण रहे, इस पर मंथन किया गया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव क्यों हारी बीजेपी? क्या भीतर घात का करना पड़ा सामना? कहीं न कहीं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था। क्या अंदरूनी कलह से जूझ रही थी पार्टी? तो कहीं न कहीं जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र जो लोग हैं, वो षड्यंत्र कर करके हमारा हराने में पूरा काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम नहीं है, हमारे पक्ष के लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं उनके साथ। और ये धन का काम था, जो काफ़ी पैमाने पे मंत्री रहा, अनाप शनाप पैसे कमाए, अनलीगल पैसे कमाए, तो उनकी पैसा का जीत है। ये गंगा सिंह की हार नहीं है। अगर गंगा सिंह हारा है तो ये पैसे की जीत है। या फिर रणनीति में हुई चूक? कुछ रणनीति में कमी रही, कुछ मैया सामान ले उड़ी। विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी समीक्षा कर रही है। सबसे पहले हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मंथन हुआ, फिर विधानसभा प्रभारी और मंडल प्रभारी से चर्चा की गई। इस दौरान प्रत्याशियों ने अंदरूनी कलह और भीतर घात के भी आरोप लगाए। वहीं घाटशिला के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने कहा कि ग्राम प्रधान मांझी बाबा को पैसे देकर आदिवासियों को भड़काया गया। हम लोग का ये होता है, मांझी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा वो उसको पकड़ाया, कुछ पैसा देके उसको बोल दिया कि माने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। वहीं बोकारो के प्रत्याशी बिरंची नारायण ने बांग्लादेशी घुसपैठ और बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता के मुद्दे को पार्टी जन जन तक पहुंचाने में चूक गई। घुसपैठी हैं, वो आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम उन सीधे सरल आदिवासियों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, जिसका खामियाजा पूरे झारखंड को भुगतना है। सिर्फ आदिवासी बंधुओं को, बहनों को नहीं, जो आम लोग हैं, आम हिंदू सनातन समाज के लोग हैं, उनको भी ये भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चल पाया, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हकीकत है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, आज नहीं कटेंगे तो 20 साल बाद कटेंगे, लेकिन कटेंगे। हिंदुओं जागो, सनातनियों जागो, हमारे आदिवासी बहनों भाइयों जागो, नहीं तो आपको समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। समीक्षा बैठक में सभी प्रत्याशियों ने एक सुर से कमियों को दूर करने और संगठन की मजबूती को लेकर काम करने का संकल्प दोहराया। वहीं संगठन में फेरबदल को निरंतर प्रक्रिया बताया। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने देखा है कि भाई हम लोगों से जो गड़बड़ियां हुई है या हम लोग से जो कमियां रही है, उसको हम लोग खोजेंगे, उसको देखेंगे और उस पर बाद जनता के जनादेश को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश करेंगे। इस साल ऐसे भी नई सदस्यता और नए संगठन का समय था, लेकिन चुनाव के कारण हमारे यहाँ झारखंड में ये टाला गया था। अब सदस्यता भी प्रारंभ होगी, सदस्यता पूर्ण होने के बाद फिर संगठन भी नए से तैयार होगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी कि केवल किसी हार या जीत से भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं संगठन के निर्माण की, विस्तार की, वो बाधित नहीं होती हैं, वो चीजें साथ में चलती रहती हैं। समीक्षा बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद रहे। हार की समीक्षा को लेकर लगातार दूसरे दिन रविवार को भी बैठक होगी, जिसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में महामंथन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा और रुचि की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रही बीजेपी पर जेएमएम और कांग्रेस ने तंज कसा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने समीक्षा की टाइमिंग पर तंज कसा, जबकि प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी की यह हार नफरत की राजनीति की वजह से हुई है। क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने जिनको घुसपैठियों को घुसाया था, एक आसाम से, एक मध्य प्रदेश से,
सबको मालूम चल गया कि यहाँ घुसपैठ का कोई स्थान नहीं, और भाजपा तो घुसपैठ के खिलाफ ही लड़ी थी। तो उनका अंदर का जो घुसपैठ है, उस घुसपैठ को लोगों ने खारिज किया है। यहाँ के स्थानीय नेताओं, चूंकि वो मूलवासी हैं, आदिवासी है, तो भाजपा का तो ये पसंद नहीं है कि यहाँ का मूलवासी आदिवासी नेतृत्व करे। उन्होंने टारगेट बनाया था हेमंत सोरेन को, लोगों ने टारगेट बना दिया बीजेपी को। यही तो हार का उनका मूल कारण है कि अगर हम हारे हैं तो जो नफरत का बाजार हमने पूरे देश में और इस राज्य में खोलने का काम किया, उसके कारण हम हारे हैं। अगर हम हारे हैं तो मैया सम्मान योजना को लेकर के न्यायालय का दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया कि कैसे इस योजना को हम रोके, उसके कारण हारे हैं। तो करारी शिकस्त मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी मंथन में जुटी हुई है। 2 दिवसीय मंथन का आज पहला दिन था। जिन प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है, पहले 1-to-1 उनसे बातचीत की गई, फिर सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों से बातचीत हुई। कई बातें खुलकर सामने आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंतरकलह की वजह से, भीतरघात की वजह से हार हुई है। कुछ का कहना है कि हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। लेकिन सियासी पारा भी आज मंथन को लेकर पूरे दिन चढ़ा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, जो मौजूदा सरकार में प्रचंड बहुमत के साथ आई है, सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। एक तरफ कांग्रेस ने कहा है कि यह नफरत की राजनीति की हार हुई है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाहर से आए नेताओं को साफ तौर पर घुसपैठिया कह दिया। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले हमारे संवाददाता रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए आज पूरे दिन जो 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, आज पहला दिन था बैठक का। आज हारे हुए प्रत्याशी, यानी जिन प्रत्याशियों ने हार का सामना किया है इस विधानसभा चुनाव में, उनसे बातचीत हुई, फीडबैक लिया गया। दूसरी तरफ सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों से बातचीत हुई, उनसे भी फीडबैक लिया गया। आखिरकार कारण क्या रहे, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, आज दिन भर किन मसलों पर चर्चा हुआ, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए आज की अगर बैठक की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए रही क्योंकि हार के कारणों की समीक्षा तो की गई और साथ ही साथ कैसे संगठन मजबूती से पूरे 5 साल रहे, जितने भी 81 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ क्षेत्रों में एक्टिव रहे कार्यकर्ता। और देखिए हार के कारणों के हर एक बिंदु पर समीक्षा की गई, प्रत्याशियों से 1-to-1 बातें भी की गई। कुछ बातें जो छनकर सामने आई कि कुछ प्रत्याशियों ने नाराजगी जताई कि हम अपनों से ही हारे हैं, यानी कि अपनों से ही दगाबाजी हुई है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा आपस में ही, यानी कि हार का कारण जो है अंतरकलह बना, ये कहना था। साथ ही साथ देखिए कई ऐसे मुद्दे रहे जिसे जनता तक पहुंचाने में बीजेपी विफल रही और इस बात को कार्यकर्ता भी स्वीकार रहे हैं, नेता भी स्वीकार रहे हैं। लेकिन जो गलतियां हुई, जो चूक हुई, उसे दोहराना नहीं है, उसे कैसे ठीक करना है। और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति रही थी बैठक में, तो वो सारी चीजों को राइट डाउन करके रखा है उन्होंने। और 3 तारीख को जो बैठक होगी, यानी कि जब दिल्ली में बैठक होगी, तब ये सारी चीजों की जो समीक्षा करने के उपरांत जो छनकर बातें आई हैं, वो सारी चीजों को रखने का कार्य करेंगे। कैसे आगे सांगठनिक कार्य होंगे, सदस्यता अभियान होंगे, आगामी कार्यक्रम, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो कार्य होंगे, कैसे संगठन को और धारदार बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए। चूंकि अब तो विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली, लेकिन इतनी उम्मीद जो है ना तो केंद्रीय नेतृत्व को थी और ना ही प्रदेश नेतृत्व की थी। तो ऐसे में कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो कि ये विफल हो गए चुनाव में। हालांकि देखिए उम्मीदें बहुत ही, परिणाम अनुकूल नहीं आए बीजेपी के लिए, परिणाम जो है वो उल्टे आए। तो इस करारी शिकस्त के बाद अब बीजेपी जो है वो अपने आप को मजबूत भी करेगी। और देखिए कई कार्यकर्ता जो हरास निराश थे, उनके लिए भी एक मैसेज था, संदेश था कि कैसे वो अब पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच, जनता की सेवा में लगे रहे। देखिए
कल पुनः बैठक होनी है, यानी कि 1 दिसंबर को भी आयुष बैठक होगी, जिसमें कि जिला के जिला अध्यक्ष और जिला के प्रभारियों की उपस्थिति रहेगी। उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ क्या कमियां रह गई, कहाँ चूक रह गई। हालांकि पूरे एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में बाहरी जो प्रवासी नेता थे वो भी कैंप कर रहे थे। यहाँ के बूथ स्तर पर भी पन्ना प्रमुख तक को जिम्मेवारी दी गई थी। तो आखिर कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, क्या पंच प्रण को पहुंचाने में विफल रहे? कई जगह से यह भी खबरें आई कि पंच प्रण जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पाए, जनता तक कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। तो देखिए कई कारण निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि गोगो दीदी योजना पर मैया सम्मान योजना जो है वो भारी पड़ी और कई कारण जो है वो सामने आ रहे हैं। जो इंडी गठबंधन रही वो कहीं ना कहीं एनडीए के माफिक वो मजबूत स्थिति में रही और ये जो जनादेश है बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ इस बार एनडीए ब्लॉक जो है सत्ता में काबिज हुई है और निश्चित तौर पर आज जो बैठक हुआ, मंथन हुए, कई बातें छनकर सामने आई है। किसी का कहना है मैया सम्मान योजना धरातल पर कहीं ना कहीं एक कारण रहा जिसके कारण बीजेपी को इतनी बड़ी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारे अपने लोगों के कारण हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, बने रहेगा रुचि हमारे साथ। रुक करते हमारे संवाददाता विपिन का। विपिन, आज मंथन बीजेपी कार्यालय में हुई, लेकिन पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा हुआ, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सीधे तौर पर निशाना साधा है। पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ और बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, जनता से अपनी बातें करने की कोशिश की, अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की। शायद बीजेपी विफल रही इस बात पर, लेकिन अब पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हीं सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रही है कि घुसपैठियों की यह बात करते थे, घुसपैठिए कहां से आए, बाहर से आए। जनता ने देखा कि घुसपैठ बाहर से हुआ है, मतलब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग बाहर से झारखंड में प्रचार करने आए उन्हें घुसपैठियों की संज्ञा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेंगे बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर, कांग्रेस कह रही है कि यह नफरत की राजनीति की हार हुई है। जी देखिए आयुष, ये जो चुनाव परिणाम झारखंड के असेंबली इलेक्शन के बाद आए हैं, इसने कई रिकॉर्ड तो तय किए ही हैं, साथ ही साथ बीजेपी को ये हार बहुत दिनों तक अखरने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में नैरेटिव सेट किया, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी खुद सेल्फ गोल कर गई। कई ऐसे मुद्दों को बीजेपी ने सबसे ज्यादा तूल दे दिया जिसका प्रभाव जमीन पर नहीं रहा। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस हम कहेंगे वो झलका था चुनाव के दौरान, और लगातार कई चुनावी सभा में वहां के उम्मीदवार को भावी मंत्री बताया जा रहा था। यह जरूर एक रणनीति का हिस्सा था, लेकिन बीजेपी ऐसी हारी है कि बीजेपी को अभी लंबा वक्त लगेगा इस हार से उबरने के लिए। इससे पहले अगर बात करें झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की, तो 2009 में भाजपा 18 सीटों पर सिमटी थी और इस बार बड़ा गठबंधन करके पहली बार बीजेपी यहां चुनाव में उतरी थी, जिसमें उनके साथ 3 और सहयोगी घटक दल थे। लेकिन संख्या कुल मिलाकर कहे तो 24 तक ही बीजेपी पहुंची और ऐसी हार बीजेपी हारी कि आने वाले जो 2 राज्यसभा के चुनाव हैं 2026 और 2028 में झारखंड से बीजेपी अपना कोई राज्यसभा सांसद निर्वाचित नहीं करा पाएगी। जिस तरीके का ये परिणाम सामने आया है, कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है कि बीजेपी से कई जगहों पर चूक हो गई। जब बात अगर करें चाहे वो घुसपैठ के मसले पर हो या फिर जो मैया योजना को लेकर लगातार टारगेट किया गया था, उसने भी बीजेपी के लिए बैकफायर का काम किया। जब ये सरकार ने तय चुनाव से पहले ही कैबिनेट में कर दिया था कि हम मैया योजना में 2500 देंगे, वैसी स्थिति में आप उसी योजना के पैरेलल एक योजना लाते हैं और उसमें 2100 रुपए देने की बात करते हो, तो जनता को ये चीजें नजर आ रही थी कि 400 रुपए का नुकसान यहां इस योजना में हो जाएगा। बिजली बिल को लेकर फिर गैस की बात अगर आई कि 500 रुपए में गैस देने की बात आई, एमएसपी को 3100 रुपए करने की बात आई, तो यह भी चर्चा हुआ कि किसान जब आंदोलन कर रहे थे, एमएसपी की मांग कर रहे थे, तो केंद्र ने एमएसपी नहीं दिया, यानी कि यहां पर एमएसपी को चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला बनाया गया। तो ऐसे कई मुद्दे थे और जाहिर सी बात है जब इतनी प्रचंड जीत इंडिया अलायंस को यहां पर मिली हो, जो कि आज तक झारखंड के इतिहास में नहीं रहा हो, जहां सरकारें रिपीट नहीं करती थी, वहां पर इस प्रचंड बहुमत के साथ अगर गठबंधन सरकार में बरकरार रहती है तो जाहिर सी बात है निशाना तो साधा जाएगा। जिस तरीके से
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हेमंत सोरेन को टारगेट करने वाले को जनता ने टारगेट कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि नफरत की बाजार पे इनके मोहब्बत हमारी हावी रही, और साथ ही साथ जो निशाने पर हैं इस हार में सत्तारूढ़ दल के, वो हैं बीजेपी के 2 चुनाव प्रभारी। एक जो असम के मुख्यमंत्री थे जिन्हें सह प्रभारी का जिम्मा था, और एक जो केंद्रीय मंत्री थे जिन्हें चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया था, शिवराज सिंह चौहान। इन दोनों पर भी आज तंज कसा गया है कि हार की समीक्षा इन दोनों की बगैर करना, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी मान लिया कि हार के यही दोनों कारण थे। तो लबो-लुबाब यही है, बीजेपी को मंथन करना है, इंडिया अलायंस को अपने वादों को धरातल पर उतारना है, और बीजेपी के सामने अभी बड़ी चुनौती और है, उन्हें अपने नेता विधायक दल का भी चयन करना है जो कि विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका में होंगे। तो मंथन का दौर जारी है, रांची से लेकर दिल्ली तक मंथन होना है। 3 तारीख को भी सेंट्रल लीडरशिप के सामने मंथन होना है, और जो बातें छन कर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि अपनों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करना कहीं ना कहीं लुटिया डुबाने का सबसे बड़ा वजह रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अपनों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करना और बाहर से जो लोग आए हैं उन पर ज्यादा विश्वास जताना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हार की बड़ी वजह यह भी रही। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि अपने लोगों ने ही हराया है। मंथन जारी है, केंद्रीय स्तर पर भी मंथन होना है। क्या कुछ बातें छन कर सामने आती है, तमाम बातें हम आप संवाददाताओं के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हार की वजहों पर मंथन चलता रहा, जहां एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, संगठन महामंत्री मौजूद रहे, सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी मौजूद रहे, और जिन प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है वो भी मौजूद रहे। सबने अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखी। कुछ ने कहा कि हम अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, शायद इसीलिए हारे। कुछ कह रहे थे कि हमारे अपने लोगों ने ही हमें हराया है। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, सीधे अजय शाह जी के पास चलते हैं। अजय जी, देखिए, आप भी एक कार्यकर्ता है, बहुत बड़ी हार हुई है 2019 में 25 सीट पर। इस बार आप लोग कह रहे थे कि 50 के पार जाएंगे, लेकिन 21 पर सिमट गए। लेकिन जो अलग अलग तरह की बातें अलग अलग प्रत्याशियों से, कार्यकर्ताओं से सामने आ रही, आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर इतनी बड़ी हार को कैसे देख रहे हैं और कारण क्या बता रहे हैं? देखिए आयुष जी, जब चुनाव का ये सरगर्मी की शुरुआत हुई तो हमने एक बहुत तरीके से चुनाव को लड़ा, बहुत तरीके से हमने स्ट्रेटजी बनाई। प्रधानमंत्री मोदी जी जमशेदपुर आते हैं, उसके बाद हमने परिवर्तन यात्रा को किया, अपने पंचप्रण को लॉन्च किया, उसके बाद अमित शाह जी खुद आकर उन्होंने मैनिफेस्टो के काफी पॉइंट्स को जनता के सामने रखा, और उसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी हम पूरे के पूरे झारखंड में हमारे जितने नेता थे, प्रदेश के नेता हो, राष्ट्र के नेता हो, सब यहाँ पर अपने अपने तरीके से हमने जनता के सामने अपनी बातों को रखा। एक हमने कोशिश की जनता को कन्विंस करने के लिए कि किस तरीके से पिछला 5 साल हेमंत सोरेन सरकार का था उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, और किस तरह से हम आपके सामने एक नया सुशासन लेकर के आएंगे। लेकिन चुनाव में हमारी हार हुई, और हार बहुत ही बुरे तरीके से हम हार गए, और निसंदेह बहुत बड़ी हार हुई है। तो अभी तक इस हार को मंथन करने के लिए, इस हार का एनालिसिस करने के लिए कि हम क्यों चुनाव को हारे, हमने कई सीरीज ऑफ मीटिंग्स को रखा है। आज भी एक सीरीज ऑफ मीटिंग हुई, कल भी एक मीटिंग है, कल वाली मीटिंग में मैं खुद मौजूद रहने वाला, उसके बाद दिल्ली में भी एक मीटिंग होगी, और ये तीनों मीटिंग्स करने के बाद में जो एक छन करके आएगा कि चुनाव में हम किस तरह क्यों हारे। लेकिन ब्रॉड लेवल पे अभी तक जो बातें सामने आ रही है उस पर मैं यही कह सकता हूँ, 2 चीजें कह सकता हूँ। पहली चीज की कोई ऐसा पैन झारखंड को लेकर कोई फैक्टर नहीं रहा, लेकिन हर विधानसभा में अलग अलग लोकल फैक्टर्स ने काम किया। किसी विधानसभा में हम जनता तक नहीं पहुंच पाए, या फिर किसी विधानसभा में हमारा वोट कट गया, ऐसे लोकल फैक्टर्स हर विधानसभा में ये रहे। और दूसरी तरफ दूसरी बात यह है कि चुनाव हारने की एक वजह ये रही कि हम जो नैरेटिव लेके चले थे, हम जो चीज़ों को लेके चले थे, वो हम जनता के सामने कहीं ना कहीं पहुंचा नहीं पाए। अब इसके बाद जैसे कि हम पर तंज कसा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, असफलता हाथ लगी है तो विपक्षी दल के लोग तंज कसेंगे। लेकिन तंज कसने में मैंने 2 लोगों को सुना, एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को सुना और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है वो घुसपैठियों को लेकर के बयान दे रहे, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये घुसपैठिया शब्द सिर्फ हमारा इन्वेंट किया हुआ नहीं है, हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। और हम जब भी घुसपैठियों की बात उठा रहे हैं, आप घुसपैठियों का कंपेयर कर देते झारखंड से बाहर जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे कंपेयर कर सकते, चाहे वो हम कांग्रेस के एक विधायक का बयान सुने या फिर अभी हम सुप्रिया भट्टाचार्य जी का बात सुने, तो ये कहीं ना कहीं जो मामले की ग्रेविटी है, सीरियसनेस, उसको हल्का करता है। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नफरत हार गई। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि झारखंड में हम हार गए और इससे नफरत की हार हुई, मोहब्बत की जीत हुई है, तो क्या आप ये भी मानेंगे कि झारखंड में आपको जो 16 सीटें मिली है,
आउट ऑफ 81, महाराष्ट्र में 288 में आपको 16 सीटें मिली है। तो आप देश की बात करें, झारखंड की बात करें, आप कह रहे हैं कि भाजपा की हार को नफरत की हार से, तो क्या अगर हम दोनों की इक्वेशन को मिला दें तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है? तो सीधी सी बात है, चूंकि हम असफल हुए हैं तो असफलता के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक और बात, जो चुनाव है वो सिर्फ राजनीति का एक पड़ाव मात्र है। चुनाव के पहले भी हम जनता के साथ हैं और चुनाव खत्म होने के बाद भी हम जनता के साथ आएंगे। निश्चित तौर पर अब तो और मजबूती से रहना होगा, क्योंकि अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो सवाल आप ही को उठाना है। जी बिल्कुल। कांग्रेस का रुख करते हैं, राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एक बहुत बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है और कांग्रेस की ओर से तंज कसा गया है कि नफरत की राजनीति की हार हुई है। देखिए, हर पार्टी मंथन करता है, कांग्रेस तंज क्यों कस रही है? ये तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्यवासियों को अगुआ सरकार के निर्माण में उनके स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बधाई देता हूं कि इतने प्रचंड जो जीत मिली है वो जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेवारी जो दी गई है, उस जिम्मेवारी को अगुआ सरकार निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेगी। रही बात समीक्षा की और समीक्षा को लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया का दौर तो अभी चुनावी वातावरण अभी थमा नहीं है, लोग चुनावी मोड में है, तो इस प्रकार की बातें आती रहती है और नियमित रूप से इस प्रकार की चीजों की समीक्षा होनी भी चाहिए। जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसके तहत कहीं ना कहीं मैं तो इंतजार कर रहा था कि कम से कम जो प्रभारी जिन्होंने झारखंड के स्थानीय नेतृत्व को पूरी तरह से गौन करके पूरी कमान महीनों तक अपने हाथों में लेकर के पूरे चुनावी प्रक्रिया का संचालन किया, मुद्दे भी उन्हीं लोगों ने तय किए, जिम्मेवारियां भी उन्हीं लोगों ने बांटा, और उसके बाद जब हार हुई और समीक्षा जब हो रही थी तो वही नदारत थे। तो खैर ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं चुनावी सभाओं के दौरान, किस प्रकार के तंज किए गए, उस समय भी ये सवाल आना चाहिए था कि आखिर तंज क्यों किया जा रहा है, जबकि झारखंड के सरजमीन पर जो इंडिया जनबंधन के जो मुद्दे थे और जो इंडिया जनबंधन की सरकार ने काम किया था वो कहीं ना कहीं स्वतः स्फूर्त दिखाई दे रहा था, राइटिंग ऑन वॉल था जी। लेकिन अब जो भाजपा के नीति निर्धारक बने हुए थे उन्होंने जो मुद्दा सेट कर दिया था, और जब जिस प्रकार से एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसकी चर्चा आप करना नहीं चाह रहे थे, तो बिन दूल्हे के बारात को लेकर के आप कितनी देर तक टिक पाएंगे? आखिर जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, ना कोई नीति ना कोई नियम, जो आपको दे दिया गया एक थोपा हुआ मुद्दा और जो झारखंड का मुद्दा है वो दोनों अलग है। उसके अलावा जब जनता पूछ रही थी कि भाई आपके पास चेहरा कौन है, तो चेहरा भी नदारत था। तो ये सारी बातें हैं, अब समीक्षा हो रही है, आज कल भी होगा जी, उसके बाद दिल्ली में भी होगा, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से राज्य की समृद्धि और विकास के लिए जिम्मेवार हैं। मैं कोई किसी प्रकार के बेईमानी बहस में जाने से अच्छा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने विद्वान प्रवक्ता साथी अजय शाह से भी अपील करूंगा कि भाई आइए मिलजुल करके, जनता ने जिस बात पर मुहर लगाई है, आइए आप अपनी भूमिका अदा कीजिए और राज्य के समृद्धि और विकास में एक सजग प्रहरी के रूप में कहीं ना कहीं साथ आकर के चलने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, कई मुद्दे थे जिनको लेकर बातचीत होनी जरूरी थी। घुसपैठ का मुद्दा जरूर उठा, जो कि झारखंड की अस्मिता की बात थी, आदिवासियों की अस्मिता की बात थी, लेकिन सबसे जरूरी जो मुद्दा हो रहा था उस वक्त की आखिरकार रोजगार को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भले ही कहा गया कि 2,87,000 जो रिक्त पद है हम उनको भरने का काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन के हम शपथ पत्र की बात कर लें तो शपथ पत्र में 10 लाख रोजगार का जिक्र किया गया था। निश्चित तौर पर 10 लाख रोजगार एक बहुत बड़ी आबादी को सशक्त बनाएगा और युवाओं ने भी भरोसा जताया। मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि मिल रही थी, महिलाएं सशक्त हुई, अपने मर्जी से काम कर पा रही थी, महिलाओं का भी साथ इंडिया गठबंधन को मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले के गठबंधन को मिला। लेकिन दूसरी तरफ अब बात उठने लगी है कि आखिर वो शख्स कौन थे जो अपने पार्टी के भीतर ही ये चाहते थे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हार जाए। प्रत्याशियों ने ही ये बातें कही हैं। हमने अपना आकलन आपसे
साझा किया था, लेकिन उस बात को लेकर अब ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ाएंगे, चूंकि अब प्रत्याशियों ने, कार्यकर्ताओं ने भी कई बड़ी बातें कह दी। हमारे साथ गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आफ्ताब जमील जी, जनता दल यूनाइटेड से। आपका बहुत स्वागत है आफ्ताब जी न्यूज़ 11 भारत में। सीधा सवाल आपसे ये होगा कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में सभी सहयोगी दलों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ हालांकि आपका स्ट्राइक रेट 50% का रहा, 2 सीटों पर आपने लड़ा और 1 सीट पर आप चुनाव जीते, लेकिन अगर दूसरे दलों की बात कर ले, निश्चित तौर पर पूरी तरह से कमजोर नजर आई। क्या यही वजह रहा कि इस बार एनडीए फिर से सरकार में, सत्ता में काबिज नहीं हो पाई? देखिए, मैं तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को आप लोगों ने बुलाने का काम किया। अपने चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को ये शुभकामनाएं देते हैं कि अभी जो है माननीय हेमंत सोरेन ने फिर से दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ लिया और इंडिया गवर्नमेंट बनने का काम किया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इस तरह की जो बातें अभी हम लोग देखने में आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग अपनी हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जदयू का जहाँ तक सवाल है कि जदयू ने अपना 50% से ज्यादा का एफर्ट लगाने का काम किया। हमारा दूसरे प्रत्याशी माननीय राजा पीटर जी भी जो देखिए एफर्ट तो 100% से ज्यादा कर रहा होगा, जो आउटकम आया वो 50% का। जी। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि थोड़ी हम लोगों की कुछ मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी, कुछ हम लोग काम जहाँ तक जनता के बीच में हम लोग को जाने का हुआ होगा, हम लोग नहीं जा पाए होंगे। लेकिन एनडीए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि एनडीए घटक के तमाम जितने भी दल हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी को इस बात को सोचनी होगी कि झारखंड में अगर एनडीए को मजबूत करना है तो कहां पर किस चीज की चूक हुई है, हम तमाम लोगों को, तमाम घटक दलों को बैठ करके आपस में सोचनी होगी। देखिए, ये बातें इसलिए उठ रही हैं कि सरयू राय जी, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी से इस बार चुनाव जीते हैं, उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपने ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा दिए। कुछ कदम जो पिछले 5 साल में उठाए गए हैं, उन कदमों को लेकर भी सवाल उठाए। निश्चित रूप से मैं उन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहा हूं आपसे कि जनता दल यू यहाँ झारखंड में पहले एक समय था कि जब हम लोगों का 5 यहाँ पर मंत्री हुआ करता था। आज हम लोगों के साथ में जिस तरह का यहाँ पर समस्या देखने को मिल रहा है कि अगर थोड़ी सी दिल बड़ी कर ली जाती, बड़े लोग हैं, तो अगर बड़ा भाई और छोटा भाई का जहां तक बात है तो यहाँ बड़ा भाई भी है, मंझला भाई भी है और छोटा भाई भी है और उससे भी छोटा भाई है। तो ये जितने भी आप एनडीए घटक की अगर बात करते हैं तो आपको अगर शासन में आना है, प्रशासन में आना है, तो आपको इस बात की जिम्मेवारी आप पर बनती है कि आप अपने दिल को बड़ा करें। आप इस भ्रम में ना रहें कि मैं जो हूं बहुत बड़े पार्टी है और हम बहुत कुछ हम कर लेंगे। आज आपके सामने में सारे मामला आ गए कि अगर जनता दल यू को आप अगर सीट सम्मानजनक ढंग से सीट मिली होती और दूसरे जो दल हमारे हैं, आजसू को जितना आपने सीट देने का काम किया, अगर उसी तरह से हमारे दल को भी आप अगर सीट दिए होते, हमारे अच्छे खासे विधायक जीत करके आते और आज एनडीए की सरकार बनती और आज भद नहीं पिटाता। लेकिन ये जो भद पिटाया है, ये निश्चित रूप से एनडीए के बड़े नेताओं को हम और सारे तमाम लोगों को बैठ करके सोचनी होगी कि किस लिए, किन जगहों पर हमारे से चूक हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी आवश्यकता है। और अभी हम लोग तमाम एनडीए के घटक दल एक जगह बैठेंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे, तभी कुछ निर्णय निकलेगा। बड़ा गठबंधन है तो मंथन करने की जरूरत है, लेकिन असंतोष अभी भी जेडीयू में है। कहना है कि हमें कुछ और सीटें मिलनी चाहिए थी, हम जिन पर चुनाव लड़ते और शायद जीत कर भी आते। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, जहां एक तरफ आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यानी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है जेडीयू, वो अभी भी सवाल उठा रहे हैं, अभी भी उनकी शिकायतें से राष्ट्रीय जनता दल कैसे देख रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इससे पहले जब चुनाव हुई थी तो उस समय हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव यहीं रिम्स परिसर में थे। तो उस समय एकमात्र हम लोगों का टारगेट था कि किसी भी तरीके से रघुवर सरकार को हटाना है जी, और हम लोग उसमें सफल भी हुए। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ी और अच्छा स्ट्राइक रेट, करीब 80% का स्ट्राइक रेट हम लोगों का रहा।
और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है और आने वाले 5 सालों में विकास की गंगा बहेगी। राज्य में जो सरकार लोकप्रिय सरकार बनी है ये चलेगी नहीं, ये दौड़ेगी। पिछला जो कार्यकाल हमारा रहा है उसमें हर तरीके से केंद्र के द्वारा सरकार को अस्थिर करने का पुरजोर कोशिश किया गया, चाहे वो विधायक का खरीद फरोख्त का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने का मामला हो, अन्य बहुत ही तरीके से साजिश किया गया। उसके बावजूद पिछला कार्यकाल जो है हम लोगों ने पूरा किया और इस बार भी हम लोग पूरी मजबूती से सरकार में आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सरकार के साथ खड़ी है और मजबूती से 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी। निश्चित तौर पर जो मैंडेट सामने आया है और जो प्रचंड बहुमत के साथ आप सत्ता में काबिज हुए हैं, जनता की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। जनता भी चाह रही है कि इस बार तेज रफ्तार से काम हो। पिछली बार की अगर बात कर लें, पिछले 5 साल के कार्यकाल की, तो उस दौरान कोविड फैक्टर भी रहा था, जिस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि हालांकि काम नहीं हो पाया। उम्मीद है कि इस बार हमारे देश को और पूरे विश्व को ऐसी किसी आपदा का सामना ना करना पड़े। 5 साल है आपके पास, प्रचंड बहुमत है। उम्मीद कर रही है जनता की जितने वादे किए गए हैं तमाम वादे पूरे हों। भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर रुख करते हैं। एक तरफ आप लोग ये कहते थे चुनाव से पहले कि हमारा गठबंधन मजबूत है, आपने सुना जनता दल यूनाइटेड भी कह रही है कि हमें कुछ और सीटें मिलनी चाहिए थे। और अगर आजसू की बात कर लें तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 1 पर जीत होती है, वो भी 231 वोटों से। जिस तरह की उम्मीद थी अपने सहयोगी दलों से, क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली? देखिए, एनडीए जो गठबंधन वो आज का गठबंधन नहीं है, काफी पुराना गठबंधन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहला जो कोलिशन गवर्नमेंट जो कि 5 साल का पूरा किया था वो एनडीए की सरकार थी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के घटक दल मैं हूं या फिर जेडीयू के प्रवक्ता या फिर कोई भी हमारे दल के नेता हैं, उनको ये बातें सार्वजनिक रूप में भी नहीं कहनी चाहिए कि क्या कमी हुई क्या नहीं। ये सब हम लोग अपने बंद कमरे में बैठ के स्ट्रेटेजी बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, सरयू राय जी जो है वो काफी सम्मानित नेता है, वो भले आज जेडीयू में है, लेकिन सरयू राय जैसे नेता, मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर राज्य में कोई सम्मानित नेता है, विद्वान नेता है, तो हर पार्टी को उनकी बात सुननी चाहिए। और सरयू राय जी आज भी अगर आप जाएंगे उनके कमरे में तो जो फिलोसफर जिनको फॉलो करते हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को फॉलो करते हैं। निसंदेह सरयू राय जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नसीहत दी है, कोई सलाह दी है, तो हमें उसे मानना चाहिए और हम उसको मानेंगे भी। अब इसके बाद चूंकि अब हार हो गई तो जाहिर सी बात है कि हम आजसू के कारण हारे या आजसू हमारे कारण हारा या जेडीयू से क्या हुआ, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर राज्य का विकास जो है वो बहुत जरूरी है। और ये बहुत एक अच्छी चीज हुई आयुष जी कि आप झारखंड का अगर इतिहास देखेंगे तो हमेशा झारखंड में जो अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। सीएम 5 साल से पहले हट जा रहे हैं या फिर राष्ट्रपति शासन लग जा रहा है, कोई इंडिपेंडेंट बन गया। तो इस बार झारखंड की जनता ने ना सिर्फ बहुमत दिया है, एक बहुत प्रचंड बहुमत दिया है। और मुझे लगता है कि ये एक राज्य के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है, ताकि जो करंट गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इनको बहुत अच्छा बहुमत मिला। ये सारे के सारे बिल्स भी अब पास करा सकते हैं और हम यही चाहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल में देना चाहूंगा। कल ही की घटना है, कल जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ जो है एक परवेज आलम नाम का व्यक्ति है, गढ़वा का रहने वाला, उसने काफी ज्यादा गहरे जो अपशब्दों का प्रयोग किया था। उसके बाद मैंने उसको कोट किया और मैंने जो गढ़वा के एसपी उनसे पर्सनली बात की और उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। और जब गढ़वा के एसपी वहां पर पहुंचे परवेज आलम के पास में, तो वो व्यक्ति एक अपाहिज व्यक्ति था, दिव्यांग था, मतलब वो चल भी ठीक से नहीं लगता था, लेकिन हमेशा जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता था। फिर बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि नहीं दिव्यांग है, इसको माफ कर दिया जाए, कोई केस वगैरह नहीं चला जाए। और मेरे इस स्टैंड को जो कांग्रेस के प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, विपक्ष कोई दुश्मन नहीं है, हम लोगों के साथ में मिलकर काम करना, अगर कोई इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है तो हम भी इसकी जो है हम आलोचना करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम भी एक अच्छे विपक्ष की तरह जो आपको याद दिलाते रहेंगे, आपके वादे याद दिलाते रहेंगे, कहीं पर अगर आपसे गलती होगी तो हम उसको एक्सपोज भी करेंगे। और हम यही चाहेंगे कि आप हमें मौका ही ना दे एक्सपोज करने का, कि आप कोई गलती ना करें कि हम आपको एक्सपोज कर पाए, ताकि अल्टीमेटली लोकतंत्र का मतलब चुनाव जीतना हारना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का विकास हो, जनता का भला हो। जो होता रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और कांग्रेस पार्टी जेएमएम को भी अच्छा लगेगा। देखिए, कांग्रेस को अच्छा लगेगा, जेएमएम को अच्छा लगेगा अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे। और निश्चित तौर पर ये भी उम्मीद कर रहे हैं, जनता भी उम्मीद कर रही है कि विपक्ष से भी पूर्ण समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग लगातार ये कहते रहे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान हम ही एक नहीं थे। क्या ये बात आप अपने कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा पाए कि एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे? जी, सबसे बड़ी बात तो आयुष, अगर आप चुनाव के 1 महीने पहले का प्रकरण देखेंगे, 1-2 महीने का पहले प्रकरण देखेंगे,
तो हमने इफेक्टिवली जितना भारतीय जनता पार्टी, देखिए सीधी सी बात है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो कई सारे जो है एस्पायरेंट होते हैं, पॉलिटिक्स के एस्पायरेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विधानसभा थे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 पॉलिटिकल एस्पायरेंट्स थे, नाराजगी थी। आप देखेंगे तो हमने बहुत अच्छे से उसको इफेक्टिवली डील किया। चाहे आप कांके की बात करें तो एक कैंडिडेट के लिए हिमंता बिश्वा शर्मा खुद उसके घर चले गए, रांची विधानसभा में वो घर गए। चक्रधरपुर की बात करें, गुरुचरण नायक को भी मनाया गया। लास्ट पे राज धनवार की सीट से निरंजन राय को भी मनाया गया। तो हमने जो हमारे अंदर में जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी थी उसको बहुत इफेक्टिवली हमने डील किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जैसे कांग्रेस पार्टी भी कई जगह हारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कई जगह हारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये अक्रॉस द पार्टी की बात है, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। अक्रॉस द पार्टी में जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो जो उसका इमीडिएट अपने आप को सक्सेसर समझता है कि ये हार गए तो शायद मुझे फायदा हो सकता है, तो कई जगह वो विपरीत में काम करते हैं। और ये अक्रॉस द पार्टी की बात है, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। इसलिए ये नारा एक रहेंगे सेफ रहेंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे एप्लीकेबल नहीं है, हर पार्टी पे एप्लीकेबल। और मैंने कहा कि हमने चीजों को ठीक से मैनेज करने की कोशिश की। अगर कोई चूक हो गई, ठीक है, हम उसका एनालिसिस करके एक रोड मैप बना करके हम उसको आगे सुधार लेंगे। निश्चित तौर पर देख, विश्व की अगर सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर भीतर घात है तो देखने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी देख भी रही है, अपने स्तर से जांच कर रही है। लेकिन कई आरोप आप लोगों ने गठबंधन पर लगाए थे, कांग्रेस पर लगाए थे। कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद जी हैं। राजीव जी, चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, कांग्रेस के भीतर खुद में अंतरकलह है, खुद लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लगातार कैश कांड का जिक्र करते हुए, 0 FIR का जिक्र करते हुए आप लोगों पर कई आरोप लगे। लेकिन मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ी और जीती, इस बात का सबूत ये मैंडेट है। अब सवाल यह है कि जो लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, इससे कांग्रेस अब कैसे दिखती है? नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास ही नहीं रखता। और लगातार पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस को सॉफ्ट टारगेट समझ करके प्रहार किया गया, तो झारखंड की जनता ने यह जवाब दे दिया कि कांग्रेस किस स्थिति में है। तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। बिल्कुल। रही बात कि आपस में अंतर्विरोध, अंतरकलह, जिसकी बातें मैं लगातार करता आ रहा था और हम लोगों ने पूरी शिद्दत से इन बातों को भी रखा। मैं इसीलिए कहा कि समीक्षा बहुत अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा तब सार्थक होती जब पूरे चुनावी प्रक्रिया का संचालन करने वाले लोग ही नदारद थे, तो उस पर बात कैसे होगी और फिर उस प्रकार की समीक्षा का फलाफल क्या होगा, अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है। जो नीति निर्धारक लोग थे, जिन्होंने जिम्मेवारियां बांटने का काम किया, लोगों को चुनावी कार्य में लगाने का काम किया, उन पर खुल करके बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा विषय आता है कि झारखंड झारखंडी अस्मिता के सवाल पर बिल्कुल सजग रहता है झारखंडी जनमानस। तो अगर झारखंडी नेतृत्व को ही गौन करके आप झारखंड में चुनाव लड़ना चाहेंगे तो स्वतः आपको परिणाम जो है वो दिखाई देगा। और इस पर बहुत विशेष प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है कि आपस में क्या कर रहे हैं, होता है। अभी ताजा चुनाव परिणाम आए हैं, अभी कई प्रकार की बातें आएंगी। अभी स्टूडियो में ही आपस के जो गिले सिकवे थे उसको आफ्ताब जमील साहब ने रखने का काम किया और वो भी काफी परिपक्व नेता हैं। तो इस प्रकार की चीजों को अगर हम गठबंधन बना करके चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चुनावी जो पूरी पद्धति रहती है उस पर कहीं ना कहीं सामूहिकता के आधार पर निर्णय होने चाहिए थे। नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद आफ्ताब जमील साहब को ऐसा बोलना पड़ा। चलिए, आपने कहा कि सामूहिकता के आधार पर कुछ निर्णय होने चाहिए थे, इस पर ही जवाब ले लेते हैं। आफ्ताब जी का हम रुख करते हैं। जनता दल यूनाइटेड से आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफ्ताब जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार घुसपैठ के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाती रही, घुसपैठ के मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एक बातें जो हमने देखी कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से घुसपैठ को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। ऑन रिकॉर्ड तो कम से कम किसी भी जनता दल यूनाइटेड के नेता ने घुसपैठ को लेकर बातचीत नहीं की। क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को लेकर, चूंकि बस आप 2 सीट पर लड़ रहे थे, सिर्फ अपने सीट के मुद्दों को लेकर फोकस थे, क्या उस और फोकस नहीं था कि जनता दल यूनाइटेड उस रास्ते भी जाए जिस रास्ते भारतीय जनता पार्टी चल रही है? ये देखिए, आपका कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन
हम लोगों का ये मानना था कि हम लोग चूंकि जनता दल यू 2 सीट से लड़ रहा था जरूर, लेकिन शुरुआती दौर से तो हमारे तो पूरे संगठन तो पूरे 81 विधानसभा में है, कोई नई बात तो थी नहीं। हम लोग इससे पहले 45 सीट से हम लोग लड़े थे और उस समय भी अच्छा ये हुआ था, लेकिन अभी का जो सिचुएशन था, ये घुसपैठ का मामला या ये सब उच्च स्तरीय जितने नेतृत्वकारी थे, माननीय नीतीश कुमार से लेकर के हमारे और माननीय प्रधानमंत्री तक का जो दौरा था, और उन लोगों ने जो भी बात यहाँ पर आकर के करने का काम किया, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से इस बात को रखना चाहिए था जनता के बीच में वो बात नहीं रख पाए। और ये बात कहीं कोई गलत बात नहीं थी, बात तो सही थी, लेकिन उसको लोगों ने इंटरप्रेट करने का काम किया और जैसे बताने का काम। यूनाइटेड इस बात को रखती तो कैसे रखती आफ्ताब जी? देखिए जनता दल यूनाइटेड इस तरह की बात, जनता दल यूनाइटेड, हम भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड पूछ रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूँ, जनता दल बिल्कुल जनता दल यू इस तरह की बातों पर उस मैंने विश्वास नहीं करती है। जनता दल यू समाज में समाज बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि झारखंड में घुसपैठ हुआ है। नहीं, अब जहां पर घुसपैठ हुआ है वहां पर हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर जाकर के हम लोग देखने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता, उन्होंने कहा कि भाई जहां पर जिस तरह की बातें हैं हम लोग बैठ करके उनके एजेंडा के साथ हम लोग बात करेंगे। और एजेंडा को रखने का जहां तक बात है कि हम लोग से भी अगर मान लीजिए कि ये बैठ करके बात की जाती कि हाँ भाई इस एजेंडे पे हम लोग बात करेंगे और इस एजेंडे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे, तो ऐसा कुछ हम लोगों के पास में नहीं आया था। और जदयू को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जदयू बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रहा है। जदयू का फिर अभी बोलेंगे तो फिर इस तरह की बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। मेरा कहना है देखिए अगले 5 साल की बात, जो मामलात है यहाँ के लोकल जो नेता थे, झारखंड के स्टेट के जो नेता थे, उन लोगों को ये भ्रम था कि हम बहुत बड़े लोग हैं, जनता दल यू के लोग बहुत छोटे लोग हैं, और जनता दल यू को इन लोगों ने कहीं भी पूछने का काम नहीं किया। ठीक है, कहीं किसी जगह पर किसी स्थान पर पूछने का काम नहीं किया। टिकट ठीक है मिला, 2 सीट मिला, 2 सीट में मिला तो हम लोग आपने रिजल्ट सामने दे दिया। ये तो हमारा सीट, ये कल तो हम तो ये जो विकास मुंडा वहां से जीते हैं तमाड़ से, ये हम लोग ये कह रहे हैं कि जो सम्मान राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने दिया, जनता दल यूनाइटेड को वो सम्मान अपने गठबंधन में नहीं मिला। निश्चित बात है, निश्चित रूप से। चलिए राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रवि जायसवाल जी। रवि जी, आप लोगों को सम्मान मिला, मुबारक हो। जनता दल यूनाइटेड तो कह रही है गठबंधन में सम्मान नहीं मिला। नहीं, हम लोग बड़ा भाई, छोटा भाई और मझला भाई बन के चुनाव लड़े हैं और आगे भी हम लोग साथ रहेंगे। और आयुष जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जो नेता हैं, केंद्र का जो चेहरा है, उनकी लोकप्रियता झारखंड में खत्म हो गई है। जब वो आए थे तो एक नारा आया था, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जो मुमकिन करना था वो किए नहीं। फिर दूसरी बार आए तो अपना जो है बदल दिए नारा, बोले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार जनता उनको 2 बैसाखी दे दिए, एक बैसाखी आंध्र प्रदेश में और दूसरा बैसाखी बिहार में, तब उनकी सरकार बनी। जब वो झारखंड में आएंगे तो नारा लेकर के आए कि बटेंगे तो कटेंगे। मेरा कहना है कि धर्म के नाम पर आप अपनी नैया को कितना दूर तक ले जाइएगा। विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, इन सब चीजों पे तो बात करते नहीं हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। तो ये जो झारखंड की जनता है ये विकास चाहती है, और इन्होंने जो बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है कि धर्म की राजनीति करना बंद करिए और मुद्दे की राजनीति करिए। आप कहते हैं जय श्री राम बोलने के लिए, हमें कहते हैं एयरपोर्ट पे जय श्री राम बोलिए, रेलवे स्टेशन पे जय श्री राम बोलिए, रोड पे जय श्री राम बोलिए, हम बंधन में आप धर्म की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है, अगर हम उसे लाइन से देखें तो एक जाति विशेष की जनसंख्या उसमें ज्यादा है, तो जाति की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व देख करके जहां जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उन्होंने टिकट दिया है। बीच में आप हमें टोके, हम अपना बात पूरा करना चाह रहे थे कि आप कहते हैं कि राम का नाम लीजिए एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, रोड पे। हम राम का नाम लेते हैं बंधन में, अभिनंदन में, प्रातः काल में, पूजा करने के समय, चिंतन में, मंथन में।
आपके राजनीतिक फायदे के लिए हम प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेंगे और झारखंड की जनता भी नहीं लेगी। उनको जहां पर श्री राम का नाम लेना है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी धर्म। चलिए, ये तो आस्था का विषय है कि देना चाहिए। किस प्रभु का नाम लेना है, ये आस्था का विषय है। और निश्चित तौर पर कोई राम में विश्वास रखता है तो कोई अल्लाह में विश्वास रखता है, और इस रास्ते हम नहीं जाएंगे। हम सियासत पर बात कर रहे हैं, सियासत पर बात कर रहे हैं, तो आस्था को बीच में नहीं लाएंगे। फिलहाल आज जो मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, मंथन चल रहा है और मंथन पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है, तंज कसा जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर प्रचंड जीत मिली है तो अतीत में जो बातें की गई हैं उसको उठाकर, उसके मद्देनजर उसको एक रेफरेंस बनाकर अब जो पार्टी जीती है वो पार्टी सवाल तो उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे अपने ही लोग थे, उन्होंने हराने का काम किया है। जनता दल यूनाइटेड ने भी कहा है कि जो सम्मान हमें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। आजसू की बात कर लें तो सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है एनडीए में, इसको लेकर भी मंथन होगा। लगातार मैराथन मंथन चलेगा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और निश्चित तौर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो आखिर चूक कहां हुई ये ढूंढ कर इन लोग निकालने की कोशिश करेंगे। आने वाले 5 साल में विपक्ष में होंगे, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। सरकार ने जो वादे किए हैं वो अगर पूरे नहीं होते या वक्त पर पूरे नहीं होते हैं तो उन पर सवाल उठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आजसू को ही करना है। केंद्र पर बकायों को लेकर हेमंत सरकार आर पार के मूड में है। सरकार ने कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे लेकर आंदोलन तक की बात कह दी है, लेकिन बीजेपी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में केंद्र पर 1,36,000 करोड़ के बकाये को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। वहीं अब बकाये को लेकर हेमंत सरकार आर पार के मूड में है। कैबिनेट की पहली बैठक में केंद्र सरकार से बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बकाये के मुद्दे को लेकर आंदोलन तक की बात कही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य चाहता है कि सरकार अपना वेलफेयर स्कीम चालू रखे। ऐसे में हम हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। जनादेश है कि राज्य अपना वेलफेयर स्कीम्स को चालू रखे, और वेलफेयर स्कीम्स को चालू रखने के लिए हमको पैसे की जरूरत है। हम भीख तो मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हक नहीं दोगे तो जो रास्ते हैं न्यायपालिका का उस पर जाएंगे, उसमें निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा, और न्याय में विलम्ब होगा तो फिर सरकार तो अपना कर्तव्य पूरा करेगी अपना, लेकिन पार्टी की तरफ से फिर कई लोकतांत्रिक विकल्प हैं हमारे पास। हमको पैसा तो चाहिए ही, तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। बकाये के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया अपनाने के सरकार के फैसले पर बीजेपी ने कहा है सरकार को जरूर कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि बकाये की आड़ में कहीं सरकार की मंशा मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना को बंद करने की तो नहीं है। ठीक है, लड़े, उसमें कहा तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अगर उसमें कोई लीगल अथॉरिटी इनकी बनती है तो ये जा सकते हैं, जा करके फिर वहां एलपीए लगा सकते हैं। लेकिन कहीं 136 करोड़ का रोना मैया योजना बंद करने के लिए तो नहीं है, बिजली बिल के पुनः रेट बढ़ा करके जनता से वसूलने का तो नहीं है, कहीं 3200 रुपया धान नहीं खरीद करके 2400 रुपया खरीदने का तो साजिश नहीं है। तो जनता बड़ी बारीक नजर से हेमंत सोरेन जी को देख रही है। आपने कहा क्या था, आपने क्यों नहीं कंडीशन लगाया था कि 1,36,000 करोड़ मिलेगा तब हम ये काम करेंगे। अब जैसे ही सरकार आपकी बनती है आप रोना शुरू कर देते हैं, उससे पर बोलते हैं हमारी सरकार बनाओ, हम ये काम करेंगे। अगर यदि उनका कुछ दावा बनता है तो कानूनी की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ने दीजिए, उनको क्या दिक्कत है। उनका हक अधिकार यदि है तो उनको लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सरकार इसके बहाने
अपने उन वायदों को पूरा करने से पीछे ना हटे जिनके बुनियाद पर वो सरकार में आई है। राज्य की 18 साल से 50 साल तक की महिला को वादा किया था कि सबको हम 2500 रुपए देंगे मैया योजना, पहले ही दिन मुकर रहे। थोड़ा ना जो वायदा किया हम सम्मान कर रहे हैं, पब्लिक मैंडेट का सम्मान कर रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो वायदा किया अब कंडीशन आ गया। 450 में गैस सिलेंडर दो भाई, बालू को जो 14,000 से 70,000 14,000 में बालू मिले, धान की खरीद का जो आपने बताया तो उससे भी मुकर रहे हो। युवा हमारे सड़क पर, उनके नौकरी दो, वायदे से मुकरना नहीं चाहिए। बकाये पर सरकार ने कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर इस पर सियासत तेज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 1,36,000 करोड़ का बकाया। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र से हम अपने पैसे मांग रहे हैं, हमारे अपने बकाया राशि को मांग रहे हैं, लेकिन अगर कुछ पहल नहीं किया गया तो हम कानूनी रुख अख्तियार करेंगे। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, 1,36,000 करोड़ बकाया को लेकर खूब राजनीति हुई चुनाव के दौरान भी, लेकिन अब राज्य सरकार ने कहा है कि अगर हमारे पैसे नहीं मिले तो हम कानूनी रुख अख्तियार करेंगे। क्या है अपडेट, क्या है जानकारी, दर्शकों से साझा करें। नहीं, देखिए, पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हमारा बकाया है केंद्र के समक्ष, चाहे वह जीएसटी का बकाया हो, चाहे रॉयल्टी का बकाया हो, जो आंकड़े रखे गए हैं तकरीबन 1,36,000 करोड़ की बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई है। तो उस बकाया को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। कानूनी लड़ाई के तहत ही अब इसको अपना हक और अधिकार को लेना होगा। तो उस दिशा में बिल्कुल स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह है, उसमें अगर समय लगेगा तो ऐसे में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है किसी भी राजनीतिक दल के समक्ष, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा और केंद्र के समक्ष दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। ये भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जो रुख है सरकार का चाहे पार्टी का, वो बहुत स्पष्ट है कि ये पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है, झारखंड की आवाम का ये हक है और वो अपना हक मांग रहे हैं, न कि भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह के तेवर अब सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया है। आपने देखा होगा कि उनके तरफ से भी बयान आए हैं कि ये झारखंड के मूलवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का पैसा है, लिहाजा केंद्र सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ये लड़ाई किस तरफ जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपने देखा होगा कि जो कैंपेन बीजेपी ने चलाया था, मिला क्या, उसके जवाब में आपने देखा होगा कि तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक कैंपेन चलाया कि दिया क्या, और तमाम चुनावी मंचों से हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखने की कोशिश की थी। हर मंच पर इस बात को उन्होंने उठाया था कि केंद्र के समक्ष उनका बकाया है और केंद्र उनको पैसे दे नहीं रहा, और ये बात लोगों तक पहुंचाने में काफी हद तक मुख्यमंत्री सफल भी रहे। तो अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर अपनी जगह लड़ी जाएगी और पार्टी जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर लेट होता है, न्यायिक प्रक्रिया में अगर समय लगता है तो सड़क पर भी आंदोलन होगा। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मामला पूरी तरह से गर्म हो चुका है। मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि अब राज्य सरकार कह चुकी है कि हम अपने पैसे को लेने के लिए, अपने बकाया रॉयल्टी को लेने के लिए कानूनी रुख तो अख्तियार करेंगे ही, साथ ही आंदोलन के रास्ते पर भी जाएंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बकाया पैसा 1,36,000 करोड़ लगातार राज्य सरकार मांग कर रही है, लेकिन अगर हम बात कर ले सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, 9 जजों की खंडपीठ की सुनवाई के बाद जो वर्डिक्ट आया था कि 12 साल में पैसे दे दिए जाएंगे, राज्य सरकार का कहना है कि हम कानूनी रुख अख्तियार करेंगे लेकिन आंदोलन के रास्ते भी जाएंगे। क्या रणनीति होने वाली है राज्य सरकार की? देखिए, निश्चित रूप से ये बातें अदालत के फैसले के पहले भी हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ उठाने का काम किया था कि भाई हमारा हक और हुकूक, यानी हमारा से मतलब मेरा व्यक्तिगत या हमारे दल का नहीं, हमारा मतलब हम झारखंड के लोगों का हक और हुकूक
चूंकि आप सभी जानते हैं कि देश के 40% खान खनिज की हिस्सेदारी झारखंड की है, तो हमारे जो संपत्ति है, झारखंड की जो संपत्ति है, उससे आप फायदा उठाएंगे और यहाँ के लोगों का उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो भाई हम तो लोकतांत्रिक पद्धति में जीने वाले लोग हैं और ये देश संघीय शासन व्यवस्था से चलता है, तो ये समान रूप से जिम्मेवारी होती है। 25 जुलाई को ये फैसला आया जी। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर केंद्र सरकार से लिखित रूप से भी इसकी गुहार लगाई गई, लेकिन आपने देखा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी बड़े बड़े लोग यहाँ आए, देश के प्रधानमंत्री आए, देश के गृह मंत्री आए, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कई बड़े नेता, कद्दावर नेता है यहाँ आए, इन मुद्दों पर कहीं एक बार भी चर्चा करने का काम नहीं किया। इसलिए मैं बार बार एक शेर कहता हूं कि भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना जी। सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं, अफ्तारी मगर खूब समझते हैं, और कहने पे आ जाए तो कुछ भी कह डाले, क्योंकि हाथ से जन्नत भी न गई और रिंद के रिंद रहे। तो ये बातें कहनी चाहिए थी उनको कि भाई झारखंड की हिस्सेदारी आप कब दोगे। एक तो झारखंडी जनमानस को पहले ही जो वायदे किए जाने चाहिए थे, इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए था जी, इस पर कि झारखंड को कब हम उनका अधिकार देंगे। भाई अदालत ने भी कह दिया था कि आप किस्तों में भी दे दीजिए, शायद वही बात आप कह दिए रहते जी। तो अगर राज्य सरकार ने अपने नए कार्यकाल के प्रथम कैबिनेट में कुछ चीजों पर निर्णय लिया है तो वो निर्णय स्वागत योग्य है। बल्कि मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय नेताओं से कि आपकी जवाबदारी भी झारखंड के जनता के प्रति है। आप भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए कि भाई झारखंड के लोगों को उनका हक और हुकूक जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि लोक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए पैसे की जरूरत तो होती है, लेकिन यहाँ है क्या। मैंने इसलिए कहा था कि कहने पे आ जाए तो कुछ भी कह डाले। आपने तमाम नेताओं का बाइट देखा जी। अभी पहला कैबिनेट हुआ नहीं, मंत्री परिषद पूरा गठन हुआ नहीं, ये हमारे कल्याणकारी योजनाओं पर उंगली उठाने लगे, उस पर रोक लगाने की बात करने लगे। भैया हमने करके दिखाया है, झारखंडी जनता ने ऐसे ही स्नेह और समर्थन का प्रदर्शन नहीं किया है। आप सिर्फ कागज दिखा करके लोगों को अपने पक्ष में कर रहे थे, तो आपके पास जो शक्तियां थी उसका उपयोग करके सिर्फ इतनी बातें ही चुनाव प्रचार के दौरान अगर आपने कर दिया रहता, बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे जगह में, कि झारखंड का बकाया जो है वो हम इतने किस्तों में देंगे, ताकि आप अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं को चला करके इस राज्य का विकास इतने दिनों में कर देंगे। तो इस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं। हम तो करके दिखाए हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं, इससे जो योजनाएं संचालित हो रही है उस पर कहीं कोई नहीं, वित्तीय प्रबंधन भी इतना सुदृढ़ होने वाला है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ के लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रोकने का काम किया था, तो झारखंड के लोगों ने अब वो आवास बनाने का निर्णय लिया। ठीक उसी प्रकार से आप इस मुगालते में न रहे कि मैया सम्मान योजना कहीं रुकने वाली है, या बिजली बिल माफी योजना कहीं रुकने वाली है, या किसानों की ऋण माफी योजना कहीं रुकने वाली है जी। हम जनता से जो वायदे करके आए हैं उन वायदों को पूरी तरह से करेंगे, लेकिन ये सरकार का प्रोग्रेटिव है कि जो पैसे बकाए हैं हम उनको वाजिब तरीके से मांग रहे हैं जी। ये तो बात में ये लोग कहते थे भाई अदालत क्यों नहीं चले गए, तो अब दोनों तरह से जाएंगे। जो लोकतांत्रिक शक्तियां हमारे हक में है, अगर केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से भी विरोध प्रदर्शन होगा, हम जनता की अदालत में भी जाएंगे। चलिए भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अजय शाह जी हमारे साथ हैं। अजय जी, लगातार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी माले के नेता आरोप लगाते हैं कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कहता है कि जो बकाया राशि है वो वापस मिलना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये आरोप लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं कि इतने रैलियां हुई, इतनी सभाएं हुई, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि 1,36,000 करोड़ जो बकाया है वो झारखंड को दे दिया जाएगा। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे देश में जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, केंद्र सरकार राज्य सरकार अपने अपने तरीके से काम करती है और सबका अपना एक शेयर ऑफ जो फंड होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो शेड्यूल जो 7 है वो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यानी कि यूनियन किस पे टैक्स लगा सकता है, स्टेट किस पे टैक्स लगा सकता है और दोनों मिलकर किस पे टैक्स लगा सकते हैं। अब ये जो लड़ाई है ये आज की लड़ाई नहीं है। 1957 में जो मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बना था हमारे देश में, उसमें एक लड़ाई सामने आई कि भाई रॉयल्टी और जो टैक्स है
उन दोनों में फर्क है या फिर फर्क नहीं है। और जब 1989 में इंडिया सीमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने यह कहा कि नहीं ठीक है, ये जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। और उसके बाद कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसमें टैक्स नहीं लेगी। तो जैसा कोर्ट ने हमेशा कहा वैसी कोर्ट का पालन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कई स्टेट गवर्नमेंट जो है पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हम गठन करते, तो अब ये देखिए देखने वाली बात है, ये जो जिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच का वर्डिक्ट आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, यानी कि संविधान के किसी चीज की व्याख्या कर रही है। और इसी 9 जजेस की बेंच ने इनकी जो 7 जजेस की बेंच थे उस फैसले को क्या किया, पलट दिया और ये कहा कि रॉयल्टी और टैक्स दोनों अलग अलग चीज है। स्टेट गवर्नमेंट जो रॉयल्टी लगा सकता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को इसका पैसा जाना चाहिए। अब माइनिंग कंपनीज ने वापस से अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि आप जो पैसा कह रहे देने को, इतना पैसा तो हम अपने आप को बेच के भी नहीं दे सकते, यानी पूरी माइनिंग कंपनी बिक जाएगी तब भी ये पैसा नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, आप पहले की बातों को भूल जाइए, आप 1 अप्रैल 2005 यहां से जो आपका बकाया बचता है इसको आप दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ये पैसा एक बार में मत दीजिए, ये पैसा आप 12 साल में दीजिए। नंबर 3, ये पैसा आप 1 अप्रैल 2026 से देना चालू कीजिए। उसके बाद से फिर से माइनिंग कंपनीज ने यहां पर अप्रोच किया अपने अपने तर्क को लेकर के। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि 1 अप्रैल 2026 से आपको पैसा देना है, तो आप अभी उसका गाना क्यों गा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया कि 12 साल में आपको पैसा देना, तो आपका गाना क्यों गा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देना है, तो आप इंटरेस्ट पेनल्टी क्यों मांग रहे हैं? नंबर 5, जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो हमारी जो बातें हैं या किसी की बातें वो कहां कहेगा? ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आपके एडवोकेट जनरल आकर के सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि हमारा पक्ष क्या और क्या नहीं है। इसलिए यहां पर बैठ करके नहीं, आंदोलन से नहीं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला लेने दिया जाए। अब यहां पर एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सिंपल आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से मिलेंगे जो बेसिक फाइनेंस भी जानता है, वो आपको इस बात को बताएगा कि जब बजट मार्च के महीने में आता है तो उसी बजट में डिसाइड कर लिया जाता है कि अगले 1 साल में क्या खर्च होना है। इस साल का जो बजट है, जब ये सरकार पैसा मांग रही है, इस साल का बजट केंद्र सरकार द्वारा पास हो चुका है। नेक्स्ट ईयर में झारखंड को कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये अगले साल डिसाइड होगा। और एक बात, जैसे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने इस पर जवाब नहीं दिया, तो आप रिवाइंड कर लीजिए। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जब रेडिशन ब्लू में आए थे, उनसे यही सवाल एक पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने इसका जवाब भी बाकायदा दिया है। तो ये कहना गलत है कि हमने इसका जवाब नहीं दिया। उनका जवाब ये था कि जो हमने 3,90,000 करोड़ दिया उसका हिसाब दें। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि 1,36,000 हम देंगे, 36,000 करोड़। मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या जवाब दिया। आपने उनसे ये पूछा कि भाई इतना इतना स्टेट का बाकी है, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक जगह पे क्रक्स पे ले जाएंगे तो बात क्या है? बात यह है कि झारखंड सरकार ये कह रही है कि हमें सेंटर पैसा नहीं दे रहा है, हमारा बकाया रखा है। उसी में अमित शाह जी ने कहा कि आपसे जो, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बस छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसा मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें वर्डिक्ट में कहा कि 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 2024 तक का पैसा आपको देना है, यानी इस 20 साल में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल भाजपा की सरकार रही। तो मुझे ये बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी जब कोयला मंत्री थे तो उन्होंने इस पर क्या पहल की? मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने इस रॉयल्टी वर्सेस टैक्स में उनका स्टैंड जो है वहां पर क्या था? क्रक्स ये है कि ये जेएमएम और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये किसी की लड़ाई भी नहीं है, ये सेंटर और स्टेट के बीच जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या को लेकर के ये चीजें हैं। और इसको ये बनाना कि जेएमएम वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, ये अपने आप में संविधान का भी मजाक है और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का भी मजाक है। देखिए, किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, साफ तौर पर ये जनता को भी सिरे से पता होना चाहिए कि ये रॉयल्टी की बात है, ये टैक्स की बात है, स्टेट का बकाया है केंद्र से, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बातें हो चुकी है। खंडपीठ की ओर से सुनवाई भी हुई और इस पर वर्डिक्ट भी दे दिया गया है कि इसमें जो राशि है उसे किस्तों में दिया जाए, 12 साल के किस्तों में, 12 साल के अंदर उन किस्तों को पूरा करना है। लेकिन अब भी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके माइनिंग कंपनियां। हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। देखिए, बकाया तब भी था जब आप केंद्र का अहम हिस्सा हुआ करते थे, यानी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, उनके पास भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो कैबिनेट में हुआ करता था। लेकिन उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि झारखंड या जिन स्टेट्स के रॉयल्टी बाकी हैं उनको दे देना चाहिए। ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों पर लगाते रही है। देखिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन जब इस पे फैसला आ गया
माननीय देखिए, फैसले की बात नहीं, स्टैंड नहीं लिया गया, इस पर सवाल उठते हैं। उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में मान लिया जाए लंबित था, तो उस समय स्टैंड नहीं लिया गया। लेकिन मेरा कहना है कि जब इस पे माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश आ गया या उस पे बोल दिया गया, तो उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का सकारात्मक पहल आज तक नहीं किया गया कि कैसे पैसा देंगे। अगर किस्तों में पैसा देने की बात है तो वो स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता है कि हाँ कैसे पैसा देंगे। यहाँ इसमें है कि नियत ही नहीं है कि पैसा कैसे देंगे। दूसरी बात है कि जो वेलफेयर की योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जब यहाँ खनन होता है तो कोयला का धुआं यहाँ की जनता खाए, जब भू धसान हो तो घर यहाँ झारखंड की जनता धस जाए, और जब इससे मिलने वाला फायदे की पैसा देने की बात हो तो केंद्र सरकार सौतेला रवैया अपनाने लगती है। तो ये झारखंड सरकार के साथ तो सौतेला रवैया अपनाने के साथ साथ झारखंड के जनता के साथ भी इनका कोई परोपकारी नहीं है कि झारखंड का जनता का कैसे कल्याण हो। इनका हमेशा से स्टैंड रहा है कि जहां हमारी सरकार नहीं है उन सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए, उन राज्यों के जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। बिल्कुल, देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं चूंकि खनिज संपदा तो है झारखंड की है। 40% खनिज संपदा पूरे देश को हम देते हैं, हम झारखंड वासी देते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो समृद्ध राज्य के तौर पर निश्चित तौर पर है, लेकिन हमारे राज्य की जो जनता है वो समृद्ध नहीं हो पाई। आज भी रोजगार के लिए पलायन होता है। आज एक दुखद खबर मध्य प्रदेश से सामने आई। हमारे राज्य के 2 युवा नौकरी की तलाश में मध्य प्रदेश गए थे और एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई। एक अब भी बेहद गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज मध्य प्रदेश में ही चल रहा है। तो क्यों ये स्थितियां क्यों आती है? सवाल इस पर उठते हैं कि आखिरकार जब सब कुछ हमारा है तो हमारे युवा क्यों बाहर जाते हैं? जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। अब आफ्ताब जी, आप केंद्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साफ तौर पर अगर बात कर ले 2024 में जो एनडीए की सरकार बनी है इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जेडीयू की ओर से भी अभी तक रॉयल्टी जो बकाया है उसको लेकर स्टैंड साफ तौर पर दिखा नहीं है। नहीं, देखिए, हमारे नेता भी कई बार इस पर बोले हैं और खुल करके बोले हैं। जो उन्होंने सजेशन भी दिया है, जब केंद्र में जब बैठक होती है तो उस टाइम में भी सारी बातें होती हैं। लेकिन सर देखिए, एक बात है कि नियत और नीति की बात है। अगर आप आप इसको आप समझिए इस तरह से कि एक उदाहरण स्वरूप कि आप अपने बच्चे को अगर पैसा देते हैं 100 रुपया, बिल्कुल, और वो बोलता है कि पापा मुझे ये चीज खरीदनी है, तो आपने उसे 100 रुपया दे दिया, और वो 100 रुपया जो वो ले करके गया और फिर वापस जब वो आता है तो आप उससे हिसाब लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? आप उससे हिसाब लेते हैं ना कि बेटा आखिर क्या क्या लिए हो, क्या किए उस पैसे का, जो पैसा मैंने दिया उस मद में तुमने खर्च किया कि नहीं किया। तो यहाँ केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने जो पूछा था, हम उस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे ना भाई कि आपसे आपके नियत पर ही हमको शक है। आपने वो काम करके सही से नहीं दिखाया तो हम ये कैसे बिलीव करें कि और पैसा हम आपको देंगे तो आप उस चीज में, उस मद में आप खर्च करेंगे। आपको ये तो कोई योजनाओं का पैसा है नहीं ना, सुना जाए, ये तो पैसा है बकाया राशि। नहीं, बकाया राशि है तो इसका क्या मतलब कि बकाया राशि हम आपको दें, आप उसको आप इंटीमेट उसको धमकी दे करके आप मांगना चाहिएगा कि आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आप वैसे हम ले लेंगे। आप लड़ाई झगड़ा करके कहाँ बोल रहे हैं कि ले लेंगे? तो कह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत जो रास्ते होते हैं हम उन रास्तों को अख्तियार करेंगे। आंदोलन का अभी सरकार बनने से पहले तो आप किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं किए इस संदर्भ में। आज सरकार बन गई, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब तो आपको पावर मिल गया है भाई, आप जिस तरह से चाहिए आप अपना यूज कीजिए अपने पावर को, आप शक्ति प्रदर्शन कीजिए। आप इसी बहाने शक्ति प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके नियत और नीति सही होनी चाहिए। आपने कहा कि भाई हमको पैसा चाहिए, अच्छी बात है, पैसा, यहाँ झारखंड की जनता गरीबी यहाँ छाई हुई है और गरीबी को दूर करना है तो आपको उसके, लेकिन इस पर शक इस बात की है सर कि अगर आप पैसा इस समय में मांग रहे हैं, जैसा कि हमारे बंधु ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कि आपकी अगर नियत साफ होती तो आप इसके पहले में आप बात किए होते। अभी आप बात कर रहे हैं कि मैया योजना आपने चला दिया, ठीक है, अच्छी बात है। देश की जनता या झारखंड की जनता इस बात को बहुत गंभीर होकर के देख रही है और इस बात का शक और सुबह
पहले ही हो चुका था लोगों को, लेकिन यहाँ की जनता, भोली भाली जनता, झारखंडी जनता, इसको आप जिस तरह से बहला फुसला करके जो चाहिए आप काम करा लीजिए, तो आपके लोग झांसे में आ गए। और झांसे में आने के बाद में इन लोगों ने कह दिया कि भाई चलिए ठीक है 1000 रुपया हमने दे दिया। अब आपने कह दिया 2500 रुपया दे देंगे। अब 2500 रुपया कहाँ से दीजिएगा? अब आपको नींद खुला। वो तो कह रहे हैं कि हमारा वित्त विभाग बिल्कुल सुदृढ़ है। सर, देने की बात अलग है, कहने की बात अलग है, घोषणा कर देना अलग बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको धरातल पर उतारना बहुत सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं। और उसी सबसे बातों को लेकर के अभी जिस तरह की बातें आ रही है, इतने ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से कोर्ट चले जाएंगे और उसके बाद हम जमीन पर भी लड़ेंगे, तो ये तो भाई आपकी बात है जी। जिन्होंने ये एक चीज कुछ बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको फ्रीडम है, सबको पूरी तरह से आजादी है कि अगर अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रहते हुए अगर अपनी मांगों को रखना चाहते हैं तो सबको आजादी। आप तो ये समय की बात है ना, ये समय देखा जा रहा है, किस समय में आप ये बात बोल रहे हैं। बात उस बात की है, शक और शुभा इसमें बढ़ रहा है कि आप जो है अपने सरकार बना लिए। अब सरकार बनाने के बाद आपकी तो भाई नींद खुल गई कि अरे भाई अब हमको तो जनता के बीच में जाना है, तो जनता को हम क्या बोलेंगे। अभी बिजली का जो आपने बिजली का जो सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है, समय को लेकर सवाल उठाया, बिजली का जो आपने अभी उठा दिया मामला जी। आज से पहले तो आप नहीं बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे कि हम बिजली फ्री कर दिए। अब बिजली फ्री कर दी है। जिस तरह से आपने केजरीवाल ने जो काम किया, आप उन्हीं के पैटर्न पर आप यहाँ झारखंड में आप काम करना चाह रहे हैं। एनडीए के भी तो शपथ पत्र में वही था कि हम आएंगे तो 200 यूनिट बिजली तो हमारे पास योजना बना हुआ था। हम कहाँ से वो पैसा, हम अगर मान लीजिए को रिकवरी करनी है तो हम कहाँ से वो पैसा रिकवरी होगी? जनता के बीच में जो हम खर्च करेंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। कई गंभीर सवाल आपने उठाया राजीव जी। देखिए, आप अपनी मांगों को रख रहे हैं, रॉयल्टी की मांग है, झारखंड का जो बकाया पैसा केंद्र के पास है उसको मांग रहे हैं, लेकिन समय और मंशा को लेकर जनता दल यूनाइटेड की ओर से सवाल उठाया गया है। इनका कहना है कि योजनाएं ला दी गई हैं, लेकिन उनको संचालित कैसे किया जाए उस मंशे को लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, जो लोग राजनीतिक फायदे की बात करने वाले लोग होते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी 3 मुहूर्त वैसी। तो ये लोग अपने दिल से जानते हैं पराये दिल का हाल जी, है ना। तो इस पर मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। झारखंड की जनता बहुत सजग है, संवेदनशील जनता है। और मैं वही तो कह रहा हूं कि टाइमिंग की बात अगर आप करते हैं तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि अभी तो शपथ हुआ है, मंत्री परिषद भी गठन नहीं हुआ है। आपने सरकारी योजनाओं के पामाल होने पर ही सवाल क्यों खड़ा कर दिया? अरे भैया, चुनावी मोड से बाहर निकलिए, चुनाव समाप्त हो चुके हैं। शक्ति प्रदर्शन का बात करते हैं, हमारी शक्ति तो झारखंड की जनता है और उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया। तो अब इसलिए उस पर सवाल मत कीजिए। झारखंड की जनता पर सवाल खड़ा करने का अधिकार आपको नहीं है। आप जो वास्तविक हक है, मैं वही कह रहा हूं कि हम और आप जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे थे लोग, तो हम आपसे भी विनम्र आग्रह कह रहे हैं कि आप झारखंडी जनता के जो हक और हुकूक है उसके लिए आपको भी हमारे साथ मिलकर के बोलना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि भाई आप सरकार में है तो आंदोलन करेंगे। भाई, हम तो कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात कहे। अब अदालत ने फैसला अभी उस पर सुनाया भी नहीं, हम अदालत अभी तक गए भी नहीं। आपने अंदेशा लगा लिया कि हम इन योजनाओं को बंद करने के लिए हम कर रहे हैं। भाई, आप यही काम आपने किया ना, आपने किस से कर दिया? आप तो कह रहे थे, आपने अपने जो आप लाए, आप चुनाव में एक संकल्प पत्र आपने जो जारी किया, जो एमएसपी की बात हुई, इस देश ने देखा कि कैसे 800 किसानों की जानें गई, किस प्रकार से कील और कांटे आपने दिल्ली के दरवाजे पर बिछा करके जो ठिठुरी हुई शिहरन का दर्द झेल करके आंदोलन करने वाले लोग थे, उनको आंदोलन जीवित तक कह दिया। और आप किसानों के हक और हुकूक की बात करते हैं। इस झारखंड और झारखंडी अस्मिता को आपने पहले ही चुनौती दिया कि आपके यहां से जो प्रभारी चल करके आए वो कौन थे, जो अपने राज्य में आज तक आदिवासियों को जो टी गार्डन लेबरर से आदिवासी का दर्जा नहीं दिला पाए। आप झारखंड की जनता ने जिसको चुन करके भेजा, प्रहरी कैबिनेट में उसने निर्णय लिया कि हमारे यहां से सर्वदलीय टीम जाएगी, वहां के वास्तविक हालात को जानेगी और रिपोर्ट देगी। तो हम तो काम करने में लगे हुए हैं। अभी समय गुजरने दीजिए ना, रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। आप
इस प्रकार की बातें करके चुनावी मोड में ही जीने का काम छोड़ दें। आप झारखंडी जनता के हक के लिए आप खड़े होइए। आफ्ताब भाई, आप बात कर रहे थे कि छोटा बच्चा बाप से पैसा लेता है, वो जाके कहां खर्चा करता है। आज के देश के जो वित्तीय प्रबंधन का संचालन है, अकाउंटेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर नहीं देगा तो केंद्र सरकार पैसा उसका रोक देती है कि नहीं देती है? तो आप कैसे ये आरोप लगा दे रहे हैं कि राज्य सरकार जो है उस मद का पैसा दूसरे में, आप एक भी इंस्टेंस बताइए कि किस मद का पैसा दूसरे मद में खर्चा किया गया। अनर्गल बातें करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम अब न किया जाए तो बेहतर तरीके से काम सुनिश्चित हो पाएगा। बिल्कुल, वक्त की पाबंदी है। मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा बड़ा इसलिए है चूंकि झारखंड की जनता की बात है। वो पैसे आएंगे तो झारखंड की जनता के हित में काम होगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मामला कोर्ट से फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में बकायदा जो 9 जजों की संवैधानिक खंडपीठ थी उनके द्वारा ये कहा गया कि 12 साल में बकाया राशि को देना है। अब दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तरीके होते हैं उन तरीकों को अपनाएंगे। दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हम अजय शाह जी का रुख कर रहे हैं। अजय जी, जब आफ्ताब जी अपनी बातों को कह रहे थे, मंशा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे थे, आप उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं बस यही जोड़ना चाहता हूं कि आप ही ने इस बात को कहा कि झारखंड में पलायन हो रहा है, फिर बहुत सारी मजबूरियां दूरी है और ये पैसे आएंगे तो उनके लिए उपयोग होगा। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है झारखंड के विकास के लिए उपयोग होगा, लेकिन हमारे पास जो अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, एग्जिस्टिंग हमारा जो टैक्स का कैचमेंट एरिया है वो इतना काफी है कि अगर उसको इफिशिएंटली यूज किया जाए तो झारखंड की जनता का बहुत भला हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। उदाहरण है डीएमएफटी फंड का। जो डीएमएफटी फंड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड है, बिल्कुल, लेकिन डीएमएफटी फंड का जब झारखंड के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जो ऑडिट रिपोर्ट जो पेश किया है उसमें ये बताया है कि बोकारो में डीएमएफटी फंड का यूज करके जिम बनाया गया, कहीं पर डीएमएफटी फंड का यूज करके कॉन्फ्रेंस का रूम बनाया गया, और जब राज्य सरकार से मांगा गया कि आप इसका ठीक से रिपोर्ट दीजिए कहाँ कहाँ हमने कैसे खर्च किए हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से जो ये सूचना है ये पीएजी को नहीं प्रोवाइड करा गया ठीक से। तो मेरा ये, उसके बाद जैसे मान लीजिए हम रिसोर्सेज से पैसा उठा रहे हैं, कोयला से पैसे उठा रहे हैं, स्टोन के खनन से पैसा उठा रहे हैं, तो झारखंड के हाईकोर्ट ने जो धनबाद में कोल माइनिंग हो रहा है उस केस को सीबीआई को सौंप दिया, स्टोन माइनिंग का जो केस है उसको सीबीआई को सौंप दिया। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है अगर आप उसमें से इलीगल माइनिंग करेंगे तो इलीगल माइनिंग से टैक्स तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि इलीगल पैसा है वो। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थोड़ी देर के लिए भूल भी जाइए आप कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैचमेंट एरिया है उसको इफिशिएंटली अगर यूज किया जाए। और एक बात और, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कौन सा पैसा कहां गया, तो अभी 1 महीने पहले ही झारखंड का जो ऊर्जा विभाग है उस ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ रुपए जो है फर्जी खातों में ट्रांसफर किए गए, जो केस अभी चल रहा है। तो अगर इन चीजों को सरकार रोक देगी, इन चीजों को एफिशिएंटली मैनेज करेगी, तो हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही झारखंड का विकास कर सकते हैं और भला कर सकते हैं। मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो बकाया राशि है वो समय पर आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं समय पर आएगा, लेकिन अभी आप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, हाईकोर्ट की ओर से जो वर्डिक्ट आया, सीबीआई जांच हो रही है, धनबाद में जो अवैध कोल माइनिंग हुआ उसको लेकर सीबीआई जांच हो रही है, जो साहिबगंज में पत्थर घोटाला हुआ उसको लेकर, आपका कहना है कि अगर हमारे राज्य से भ्रष्टाचार सिर्फ साइड हो जाए, सिर्फ माइनिंग से, हमारे रिसोर्सेज से, तो हमारे राज्य को कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, काफी पैसा आएगा हमारे पास जो विकास में यूज हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। हमारे साथ रवि जायसवाल जी राष्ट्रीय जनता दल से। रवि जी, भ्रष्टाचार सिर्फ साइड हो जाए, हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा बताया गया, बड़े भाई के द्वारा, कि झारखंड सरकार के पास ऑलरेडी इतना फंड है कि जो भी योजना है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली बिल का हो, मैया सम्मान योजना का हो, लेकिन आज का आप भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक का मुख्य पेज देखेंगे तो तरह तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार रोक रही है। बड़े बड़े जो झारखंड के चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका सोशल अकाउंट पे देखेंगे 200 यूनिट बिजली रोकने के लिए तरह तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, जबकि झारखंड सरकार पूरी तरीके से सशक्त है। जो भी योजनाएं पहले से चल रही थी वो आगे भी चलेगी, जो चुनाव में वादे किए गए थे वो आगामी 5 साल में पूर्ण रूप से पूरा करेगी। लेकिन
तरह तरह की बातें करके भ्रम की स्थिति, जैसा कि इन्होंने चुनाव में भ्रम की स्थिति फैलाया, चुनाव के बाद भी भ्रम की स्थिति फैलाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि बाप और बेटे, मैं क्लियर कह देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का किसी भी स्थिति में बाप और बेटे का रिश्ता नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, ये इनका फेडरलिज्म में देखिए उस रास्ते से अगर देखा जाए, चलिए ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि मैं उदाहरण दे रहा था, मैं उदाहरण दे रहा था, मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि एक उदाहरण के तौर पर ऐसे देख लिया जाए कि अगर पैसा दिया जाता है तो हिसाब मांग लिया जाता है। उन्होंने बाप और बेटे की संज्ञा ना केंद्र को दी है ना राज्य को दी है। ये संवैधानिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें उस मामले में। बात पूरी कर लेते, समय की कमी है जी, पूरी करें रवि जी बात अपनी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी तरह का भ्रम का स्थिति नहीं है। जब ये मान लिए हैं कि राज्य सरकार के पास उतना पैसा है कि सभी योजनाएं धरातल पर निश्चित रूप से चल सकती है, तो फिर ये भ्रम की स्थिति प्रवक्ता का, जो प्रवक्ता महोदय है उनकी बातों में, और आज का जो सोशल मीडिया का अकाउंट देखेंगे उनकी बातों में। लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र तो और भी किया कि भ्रष्टाचार है, जो रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल होने नहीं दिया जा रहा है झारखंड में। सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार जो इनको दिख रहा है, हमारे राज्य में भी तरह तरह की एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में पूर्ण तरीके से सशक्त है, लेकिन केंद्र की एजेंसियों को ही सिर्फ झारखंड में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है। बार बार देखेंगे तो उनको, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र की एजेंसियों को वहीं पे भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ये तो दोहरा रवैया है ना। देखिए, उन्होंने तो बाकायदा कोर्ट किया ना कि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। उन्होंने तो कोर्ट करते हुए बोला है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जांच होनी चाहिए। बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ आयुष जी, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, जांच चल रही है, जिन्होंने गलत किया वो जाएंगे। मैं उस बात को कह रहा हूँ कि जांच चल रही है। इस पर कोई ये लेकर के 1,36,000 करोड़ के उसको डिमांड को अगर कोई गलत बता दे तो ये तो देखिए, डिमांड को गलत नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल, आप उसको कोरिलेट करके यही बताने की का प्रयास कर रहे हैं ना। भाई, भ्रष्टाचार को कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, कोई भी नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। हाईकोर्ट से जांच चल रही है, जांच का परिणाम आने दीजिए। बिल्कुल, आप इतना जजमेंटल क्यों हो जा रहे हैं कि सब कुछ ये हो रहा है? हाईकोर्ट का जब परिणाम आएगा, निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेश के आलोक में ही हम लोगों ने डिमांड रखा, तो वहां पर आप जजमेंटल नहीं होना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप जजमेंटल हो जा रहे हैं। तो ऐसे बात निकलेगी, आफ्ताब भाई ने कहा था कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो बात निकलेगी तो निश्चित तौर पर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और बकाया राशि है तो मांग भी बड़ी होगी, क्योंकि राशि बड़ी है। और राज्य सरकार का कहना है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम है, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और ये राज्य का पैसा है, हम अपने ही बकायों को मांग रहे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से यह कहा जाता है, जब चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार किया गया कि हमने इतने अमाउंट में राशि दी, इतने पैसे दिए, उसका हिसाब नहीं दिया गया। लेकिन अब साफ तौर पर सियासी जंग छिड़ा हुआ है 1,36,000 करोड़ पर। 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, उसको लेकर सीधे तौर पर राज्य सरकार ये कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया और आंदोलन का रुख हम दोनों अख्तियार करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ चुका है, समय आएगा तो पैसा दे दिया जाएगा। सियासत यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि राज्य की जनता से जुड़ी बात है। हम अपने गेस्ट पैनल का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। राजीव जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। रवि जायसवाल जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। रवि जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ आफ्ताब जमील जी जुड़े हुए थे। आफ्ताब जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी जुड़े हुए थे। अजय जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। मुद्दे कई हैं, घोषणाएं कई हुई हैं, तो इस बार जनता को भी उम्मीदें बड़ी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।